जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। आज पाकिस्तानी तारीख का बड़ा अहम दिन था। 28 मई था 1998 को। आपको याद होगा पाकिस्तान और इंडिया जो है टिट फॉर टैट, उन्होंने ब्लास्ट किए थे, तजर्बे किए थे। मुझे खुद भी याद है कि बड़ा एक अहम दिन था पूरे मुल्क में। एक अजीब सा जोश व खरोश था। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते थे कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे ये गरीब मुल्क जो हैं उनको इस तरह की इसकी न्यूक्लियर की जो अयाशी है नहीं करनी चाहिए। एक साइड पे बहुत महंगे और बहुत सारा पैसा इस पर लग रहा है, प्लस एक डिज़ास्टर, एक इंतहाई एक खौफनाक किस्म का वेपन है। अगर वो कहते हैं कि पूरी इंसानियत को इस इसकी सफ़े हस्ती से मिटाने की सलाहियत रखता है, और पूरी दुनिया में आपको पता है इसके खिलाफ इलेक्शन भी है और इस पर पाकिस्तान को ऑफर्स भी की गई। और नवाज शरीफ साहब जैसे कहते हैं कि बिल क्लिंटन ने कोशिश की, जैपनीज़ ने कोशिश की और दुनिया के ममालिक ने कोशिश की कि आप ब्लास्ट ना करें, लेकिन हमारा वही था कि अगर इंडिया ने ये किए हैं तो फिर पहले आपको उनको रोकना चाहिए था। हमने तो बाद में किए। इंडियन जो है वो न्यूक्लियर पावर पहले बने थे 74 में, मेरा ख्याल है उनके तजर्बात जो है उन्होंने पहले स्टार्ट किए थे। सो पाकिस्तान का ख्याल था कि हमें इंडिया से एक थ्रेट है मुसलसल, और उसका इसको एज ए डिटरेंस के तौर पर हमने अगर इसको रखना है तो फिर रखना पड़ेगा। खैर नो इट्स ऑल ओवर के करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे, हो गए और हम आगे निकले हैं। एक बाज़ दफ़ा इस तरह की जो पावर होती है मुल्कों को, वो थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर रखने में भी उसको मदद रखती है। इसकी ये नेगेटिव साइड्स इसकी जितनी भी हों, तो अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान इंडिया में कोई बड़ी जंगें नहीं हो सकी तो उसके पीछे एक मेन रीज़न ये भी थी कि दोनों मुल्कों के पास एटॉमिक एक पावर थी और दुनिया के सारे मुल्क आ जाते थे। कई दफ़ा मौके भी निकले। आपको पता है कि ये कारगिल वाज एक मेन एक फ्लैश पॉइंट था। फिर हमने देखा बाद में इंडियन जब प्लेन आए थे वो था, लेकिन दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की वहाँ तक रहे हैं, आगे से ये आगे नहीं गए, और यही अच्छी चीज़ है मेरा ख्याल है जो रहनी चाहिए थी। खैर अब उस पर डिबेट एक जो चल पड़े हमारे यहाँ, ये किसका क्रेडिट है? ये नवाज शरीफ साहब का क्रेडिट है, भुट्टो साहब का है, या फिर इसके बाद जनरल ज़िया का है, या और बहुत सारे लोग जो हैं वो किसका क्रेडिट पे हमेशा बहस होती है। तो नवाज शरीफ साहब हम ये कहते हैं कि उन्होंने तमाम दुनिया का प्रेशर जो है कबूल करके धमाके किए थे। अगर वो ना करते तो फिर ये पाकिस्तान शायद ना बन सकता। उस वक्त अगेन जैसे मैंने कहा दुनिया का बहुत ज़्यादा उस पर दबाव भी था और हमारे हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। या भुट्टो साहब का कहते हैं कि उनको शायद अमेरिकन का जो दबाव था, और वो बात वो कहते भी थे कि मुझे जो सज़ा दी गई वो अमेरिका के खिलाफ जाने की, एटम बम बनाने की दी गई थी। तो लेकिन सोचना ये भी था कि एटम बम, फिर उसके बाद जनरल ज़िया साहब जो हैं उन्होंने भी उस प्रोजेक्ट पे अपना काम जारी रखा। सो ये कहने का मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये वहद कंसिस्टेंट मेरा ख्याल है एक पॉलिसी थी जिस पे ये सारी हुकूमतें थी या हेड ऑफ़ द स्टेट से जितने भी, उन्होंने इसको जारी रखा। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि आर्मी के ने इस पर ये कमांड रखनी है अपनी। वो ठीक है स्टार्ट भुट्टो साहब ने किया था, लेकिन बाद में आर्मी ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। लिहाजा जो भी हुकूमतें आती रही हैं तो वो इसको रिवर्स नहीं कर सकती थी या नहीं किया उन्होंने, या उनकी भी सपोर्ट हासिल थी कि पाकिस्तान को एक डिफरेंस इनको दरकार थी। खैर अब सवाल ये कि आज का दिन नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, और आज उन्होंने जो बड़ा काम किया, छुट्टी की उन्होंने मनाई की है, जिस पर बहुत सारे लोगों की ये भी तनकीद है कि जनाब कि 28 मई को पहली दफ़ा तो नहीं है। पिछले अगर 1998 से देखें तो 26 सालों में तो कभी कोई इस तरह का छुट्टी उनको देखने में नहीं है, योम तकबीर जिसको कहा जाता है। फेयर एनफ। तो अब की दफ़ा क्यों? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब की दफ़ा क्यों इस पर छुट्टी मनाई गई है। और प्लस जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है उसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम के हवाले से तो उन्होंने जो बातें की हैं और बताया कि कैसे वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। उनकी एक तकरीर का हवाला दिया उन्होंने जिसमें इमरान खान को एक थर्ड फोर्स के तौर पर वो ला रहे थे। लेकिन एक बड़ा राज है जो नवाज शरीफ साहब शेयर नहीं कर रहे, जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान है, उसको अब तक उस पर कॉमेंट जो है ना नवाज शरीफ साहब ने अब तक वो नहीं किया। दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज। मेरा ये ख्याल था कि उनको इस पर बात करनी चाहिए थी और उन्हें बोलना चाहिए था कि वो कौन सा ऐसा एक सीक्रेट है जो वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो उस वक्त साबिक़ DGIS सही थे और नवाज शरीफ साहब के दरमियान। इस पर ज़रा बात करते हैं और साथ में आते हैं कि नवाज शरीफ साहब जिस तरह इलेक्टेड हुए हैं, पार्टी के हेड बने और उन्होंने डेयर किया उनको साकिब निसार साहब को, उस पर बात होने की ज़रूरत है कि क्या सारे का सारा जितना पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में जिसमें इनको टांट भी किया जाता है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ताहयात साहब ने अपने आप को सदर बना लिया, इमरान खान साहब भी ताहयात हैं, जरदारी साहब भी ताहयात हैं, नवाज शरीफ साहब भी ताहयात हैं। तो हुज़ फॉल्ट इज़ दिस? ये किसका कसूर है? इन लीडरों का कसूर है कि पार्टी में जमहूरियत नहीं ला सके, पार्टी के अंदर से कोई नई लीडरशिप नहीं जन्म ले सकी, या कोई अवाम का भी कसूर है इसमें? लिहाजा इन्होंने अपने आप को ताहयात, इन्होंने अपने आप को इन्होंने इलेक्ट करवा लिया। सो इस पर भी थोड़ी सी बात करते। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि शहबाज शरीफ साहब ने टारगेट किया जजेस को। वो कहते हैं इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है, और इस हवाले से उन्होंने कहा जनाब कि ये सारे जो एक रिलीफ फैक्ट्री खोली गई है तो उसका बेनिफिट जो इमरान खान साहब को मिल रहा है, उनका जो रेफरेंस है
جو آج کل جوڈیشری ورسز ایک انٹیلیجنس ایجنسیز ایک لڑائی چل رہی ہے اور بڑی خوفناک دھواں دھار قسم کی چل رہی ہے، تو وہ بھی ایک مطلب ذہن میں رکھنے والی چیز ہے کہ اس کے ان تناظر میں بات کی، اور اس سے مجھے یاد آیا کہ ان کی پیشی بھی ہے، ان کی یہ جو انہوں نے بلایا ہوا ہے اس کے آئی ایس آئی کے افسران کو اور ایم آئی کے افسران کو، انہوں نے آپ کو پتہ ہے جسٹس کیانی صاحب نے بلایا اپنی عدالت میں، وہی مسنگ پرسن کے حوالے سے۔ تو اب تک کی اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ شاید یہ ہمارے فوجی افسران جو ہیں وہ نہیں جائیں گے، جو بریگیڈر لیول کے ہیں، میرا خیال ہے یہ بریگیڈ کمانڈرز بھی ہیں، یا اس میں ایم آئی کے بلائے ہوئے ہیں، یا انہوں نے ان کے یا انہوں آئی ایس آئی کو بلائے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے ڈی جی آئی بھی بلائے ہوئے ہیں۔ ڈی جی میرا خیال لاسٹ ٹائم تو کہ ڈائریکٹر جو پیش ہوئے تھے وہاں پہ، تو آپ کو پتہ سیکریٹری ڈیفینس ہیں وہ بھی، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ بھی نہیں جا رہے۔ سو یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ جناب کیانی صاحب کی عدالت میں یہ جو یونیفارم جنرل یا یونیفارم آفیسر جو ہے نا یہ پیش نہیں ہوں گے۔ سو لڑائی جو ہے نا مزید آپ دیکھیں گے یہ بڑھنے والی ہے، مزید نیکسٹ لیول پر جانے والی ہے۔ تو میسج ان کو بھی دیا جا رہا ہے، ان کو جج صاحب کو، کہ جناب کہ نہیں، آپ اگر بلانا چاہتے ہیں، وزیر اعظم کو بلانا چاہتے ہیں، کیبنٹ کو بلانا چاہتے ہیں، کسی کو بلانا چاہتے ہیں، تو یہ پیش نہیں ہوں گے۔ وہ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو لا منسٹر ہیں طارڑ صاحب، انہوں نے تو پہلے کہہ دیا وزیر اعظم کیبنٹ وغیرہ وہ نہیں آئیں گے جی، ان کو امیونٹی ملی، عدالتوں میں نہیں آئیں گے۔ ادھر سے ایک اور چیز آ رہی ہے کہ فوج بھی اب یہی کہہ رہی ہے جی ہم ان کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ سو معاملات ہیں بڑی تیزی سے، اس کی آلریڈی کچھ سسٹم اتنا بس ٹھیک ہے، جیسے چھوٹا موٹا کام چل رہا ہے، وہ مستری مکینک والا کام نہیں ہوتا، مستری کا چھوٹا موٹا کوئی تھوڑا دھاگا شاگا لگا دیا، کوئی کسی کو ٹائر شائر کو تھوڑا پنکچر کرا دیا، کچھ آگے چل گیا، تو اسی طرح کی سچویشن ہمارے سسٹم میں بھی چل رہی ہے کہ وقتی طور پر ایک پیشنٹ ہوتا ہے نا جس کو کہ ڈیکاڈرون میرا خیال ہے میڈیسن ہوتی ہے، جس کو ایمرجنسی ڈرگ کہا جاتا ہے، کیونکہ بندہ جو ہے اگر کوئی خدا نخواستہ پیشنٹ جو ہے نا بالکل آخری دموں پہ آ جائے تو آخری ایک ایفرٹ کے طور پر ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے کہ شاید ہی یا شی میں ریوائیو۔ تو ہمارا تو وہی حساب ہو چکا ہے کہ اب بات انجیکشن تک آئی ہوئی ہے کہ اگر ادارے ایک دوسرے کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں، اور ایک دوسرے کو سننے کو بھی تیار نہیں، اور ایک دوسرے کے سامنے پیش ہونے کو بھی تیار نہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ جو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شاید وہ فیئر پلے نہیں ہو رہا، یا کوئی غصہ ہے یا اینگر ہے، اور اوپر سے آپ کو ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بھی یہ کہہ دے کہ جناب کہ عدالتیں جو ہیں یہ وہ جو اس عمران خان صاحب ہیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں۔ اور یہی بات عمران خان صاحب کہتے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب جا رہے تھے لندن، تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ 50 روپے کے ایفیڈیوٹ پہ نواز شریف صاحب کا وہ دیتے، اور انہیں شہباز شریف صاحب سے میرا خیال گارنٹی دی گئی تھی، اور میں غلط نہیں کہہ رہا، تو 50 روپے یا 100 روپے کی انہیں کی گارنٹی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم لے کر آئیں گے، ان کو واپس لے کر آئیں گے جب نواز شریف صاحب علاج کے لیے لندن گئے تھے۔ سو اگر اس وقت عمران خان صاحب کی تقریریں یاد کریں تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جوڈیشری جو ہے کولابریشن کر رہی ہے، اور اس وقت بھی اسلام آباد جہاں یا لاہور ہائی کورٹ پہ یہ الزامات لگ رہے تھے کہ جناب کہ وہ جو ہیں وہ اس وقت نواز شریف صاحب ان کے لاڈلے بنے ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھیں جناب، بلکہ گارنٹیز مانگی گئی تھیں کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا اگلے 2-3 دنوں میں تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا۔ سو اس وقت بھی اسی طرح کا جو ٹون تھی، ٹینر تھی، عمران خان صاحب کو تھی اور وہ اسی طریقے سے ناراض تھے جیسے شہباز شریف صاحب ناراض ہیں۔ سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کہ جو حکمران آتا ہے اس کو اپنے اگر اپوزیشن میں جو لیڈر ہیں جیلوں میں ہیں یا ان کو ریلیف اگر عدالتیں دیتی ہیں تو وزیر اعظم یہ وہ آ کے تقریر کرتے ہیں باقاعدہ، جیسے خان صاحب کرتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب کرتے رہے۔ سو یہ وہ ایک رویہ بنا۔ اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جوڈیشری کا بھی ہے کہ جوڈیشری نے اس لیول پر کیوں چلی گئی ہے کہ وہ ان پہ جو بھی وزیر اعظم آتا ہے، جو بھی بندہ آتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کوشچن کرتے ہیں۔ ان کی جو امپارشیلٹی ہونی چاہیے تھی کہ کوئی بندہ شک بھی نہ کرتا کہ کوئی جج جو ہے اگر کسی کو ریلیف دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اس کی پولیٹیکل انکلینیشن ہو سکتی ہے، پولیٹیکل کوئی تھنکنگ ہو سکتی ہے، یا پولیٹیکل کوئی اپروچ ہو سکتی ہے۔ سو یہ ججز بھی تو اس لیول تک وہ خود کو لے کر گئے ہیں، کسی بھی دور کے ججز کی میں بات کر رہا ہوں، کہ کیوں اتنی یہ گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو فیور دی جا رہی ہے، اور اسے ملزم یا جو بھی اکیوز ہوتا ہے تو اس کی جس طریقے کی ایڈوکیسی ہو رہی ہوتی ہے عدالتوں میں، سو یہ چیزیں ساری کی ساری شک پہ اگر بنیاد اس کی بنتی ہے۔ سو لہٰذا آج اگر شہباز شریف صاحب اس بات پہ ناراض ہیں کہ جناب کہ وہ عمران خان صاحب کی وہ ریلیف دے رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو فائدہ دیا جا رہا ہے، اور اگر وہ آ گئے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، تو ایگزیکٹ یہی چیزیں ان کو بھی ملی ہوئی ہیں۔ سو اس طرح کی جوڈیشری سوٹ کرتی ہے، خان صاحب کو سوٹ کرتی ہے اور شہباز شریف صاحب کو سوٹ کرتی ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں مشکل میں ہوں تو وہ آپ کو ریسکیو کرتے ہیں۔ تو بھائی یو آر کریٹیکل آف دا ججز، وہ فائدہ ہو رہا ہے نا آپ کو، دونوں کو ہو رہا ہے کہ آپ جو مار دھاڑ کرتے رہتے ہیں اقتدار میں، اگر پکڑے جائیں اور سزائیں ہو جائیں تو پھر آپ کے ساتھ ایک اچھا اور لینینٹ سلوک رکھا جاتا ہے۔ سو دیٹس ون آف دا تھنگز۔ ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو نواز شریف صاحب کی بات ہے، اب جس پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ جناب کہ یہ تاحیات اپنے آپ کے لیے اب مقرر کرا لیتے، جس کی وجہ سے عوام اب ان سے ہٹ گئی ہے بڑی حد تک، اور ان کا ووٹ بینک جو سمجھتے ہیں ان کا اپوننٹ اسپیشلی عمران خان صاحب اینڈ کمپنی وہ کم ہوا ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک جمہوریت نہیں ہے، ڈیموکریسی نہیں ہے۔ تو سیم تو جمہوریت ادھر بھی نہیں ہے نا،
इमरान खान साहब भी तो ऐसे इलेक्ट होते हैं। अब उनके यहाँ कौन से इलेक्शन हुए हैं कभी? वो खुद हो जाते हैं, वो ताजात बन जाते हैं, चेयरमैन बनते हैं, वो आगे से नॉमिनेशन कर देते हैं। एक में वन लेटर, असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी का, आपको याद हो, अपॉइंटमेंट लेटर जैसे नहीं होता, नौकरी का डाक बेसिस पे 2 साल के लिए 3 साल एक कॉन्ट्रैक्ट होता, उनको भी कर देते थे कि चेयरमैन इज प्लीज टू अपॉइंट ABCD एज उसका सेक्रेटरी जनरल, सीनियर नायब सदर या सीनियर वाइस चेयरमैन या जो भी होते थे ऐसा, तो सारे के सारे, तो ये अपॉइंटमेंट हो गए, इलेक्शन हो गए। ऐसे हमने यहाँ पीपल्स पार्टी में देखा, ऐसे नवाज शरीफ साहब के पास देखा। रीज़न ये है कि आप आवाम उनके अलावा किसी को वोट नहीं देते। अब ये जहन में रखें ना कि लीडरशिप कहाँ से, आवाम ने देनी है ना। आवाम जब नहीं समझती कि जनाब नवाज शरीफ साहब की या इनके इमरान खान साहब की या जरदारी साहब की कोई रिप्लेसमेंट है तो वो तो रहेंगे। अब आप कहेंगे नहीं जनाब आवाम का क्या कसूर है। अब आप फिर देखें 10 साल यहाँ पे नवाज शरीफ साहब 8-10 साल नहीं थे, वो बाहर थे एग्जाइल में, तो क्या पीछे से वो लीडरशिप ने मर्ज किया, कुछ उन्होंने अपना नाम बनाया, वापस आया, तो वही है नवाज शरीफ साहब। आवाम उन्हीं को वोट देते हैं, तो फिर वो क्यों ना अपने आप को सदर इलेक्ट करवाएं? वोट तो उनके पास है, उनका वोट बैंक है। ऐसे जरदारी साहब देखें इतना सा बहर रहे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो अगर 8-10 साल वो बहर रही, तो वोटर फिर आपने पीछे से कोई नई पार्टी खड़ी कर ली, नए लोग आगे किधर आ गए? आप ये खान साहब चले गए, जेल में चले गए, तो उनकी पार्टी को नया लीडरशिप पैदा कर सकती है कि जो खान के अलावा कोई किसी को वोट देने के लिए लोग तैयार हो जाएं। जब लोग इन्हीं को ही वोट देते हैं तो फिर तो वो ठीक करते हैं, अपने मुताहयात इलेक्ट करवाएं, नॉमिनेशन करवाएं और ये जैली किस्म के इलेक्शन करवा लिया जाए, तो क्योंकि आवाम उन तीनों से हट के किसी को पसंद ही नहीं करती फॉर वट एवर रीजन। सो ये जमहूरियत की कहानी भूल जाएं आप यहाँ पर। ये हमारे जैसे मुल्कों में, इस खिते में ऐसे ही ये चलता रहेगा, लिहाजा कोई टाँट देने का कोई काबिल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर था कि नवाज शरीफ साहब के पास अच्छा चांस था कि खुद को एक डेमोक्रेट पार्टी के तौर पर सामने लाते। 6 साल आप सदर नहीं रहे, चलो आपने ठीक है भाई को बना लिया था, अब की दफ़ा किसी और को आप मौका दे दें, साद रफ़ीक साहब को बना दें, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। और पार्टी में लोग हैं उनको आगे ले आते, शायद खकान अब्बासी साहब को मना कर ले आते, या उसके बाद ये रोहेल अस्कर साहब हैं उनको ले आते हैं, मैं वैसे नाम ले रहा हूँ। या और कोई पार्टी में से लोग आ सकते थे कि यार आप सदर बन जाएं यार, ठीक है वोट बैंक आपका है, लेकिन बात यह है कि रिस्क नहीं लेते ना कि कल को पार्टी हाईजैक हो जाएगी, उन पर ट्रस्ट के इश्यूज़ हैं। जैसे वो कहते हैं देखें हमने शायद खकान अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म बनाया, वो देखें जी वो हमारे खिलाफ ही उन्होंने कंपेन लॉन्च की हुई है। सो उनको भी ट्रस्ट के इश्यूज़ हैं, कोई किसी को जगह देने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी पोजीशन है, सारी अपने पास रख लीजिए भाई, चेयरमैन ये पार्टी प्रेसिडेंट बन जाता है, अगर कभी बड़ा तो कभी छोटा, तो कभी फैमिली के लोग बन जाते हैं। सो उसकी वजह यह है कि अवाम उनके अलावा किसी को वोट नहीं देते, वो लाइक इट और नॉट वोट बैंक उन्हीं का है। लास्टली कमिंग टू द पॉइंट, जो मैंने कहा कि उन्होंने ज़हीरुल इस्लाम की बात की है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, और उसका उन्होंने वो जो है वो सीक्रेट जो है वो नहीं बता रहे, वो है मलिक रियाज वाला, कि जब ये 2014 का धरना हो रहा था तो उस वक्त DGISI जो थे ये ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब थे, या अब्बासी साहब, आई होप के अब्बासी उनके नाम के साथ लगता है, तो ये थे ज़हीरुल इस्लाम साहब जो थे, इन्होंने मलिक रियाज को भेजा था कि आप जाएं और उनसे नवाज शरीफ साहब से इस्तीफ़ा लेकर आएँ कि अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब का धरना जो है ना ख़त्म करना है। तो नवाज शरीफ साहब ने ये रिफ्यूज़ कर दिया था। अब ये बात जो है ये सारे जानते हैं, ये राज, इस चीज़ का पता है कि ऐसे हुआ था। मलिक रियाज साहब वैसे तो कहते हैं मैं अपने कंधे किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे सकता, ये कंधे नहीं इससे बड़ा कंधा क्या हो सकता है कि आप DGISI के कहने पर एक मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के पास आप जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दें, ये तो आप अपने आप को मुसीबतों में डाल रहे हैं, मुश्किल में डाल रहे हैं। आपको तो कह देना चाहिए था उनको, DGI को, कि सर मेरा काम नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, अपनी छोटी मोटी हट्टी दुकान खोली हुई है और उसी में मैं लगा रहता हूँ, मुझे आप ये किन चक्कर में डाल रहे हैं कि एक मतलब वज़ीर आज़म के अगेंस्ट एक प्रॉपर्टी टेक की क्या उसका क्लाउड हो सकता है। लेकिन मलिक साहब गए और पूरे एतमाद के साथ गए और उन्होंने उनसे इस्तीफ़ा मांगा, ये अलग चीज़ है कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और ये फिर उनको भी दाद दे नवाज शरीफ साहब को, हमारे साथ तो सारे वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते रहते हैं कि जब ज़हीरुल इस्लाम रिटायर हुए तो उनको बाकायदा एक ये कालान भी किया गया था, वो गए थे और मियाँ साहब ने बड़ी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के साथ उनको अपने साथ बिठा कर उनको फेयरवेल दी थी। सो उस वक्त आप इनकार करते हैं ना, फिर अब ये आप तो बातें कर रहे हैं ना, अभी आप उन पर आपने अटैक भी किया है कि उन्होंने एक तकरीर में ये कहा कि हमने इमरान खान को एक थर्ड फोर्स के तौर पर हमने अगर ISI आगे लाई थी, तो उसी ISI के DG के साथ तो आप बैठे हुए थे, आपने बड़े अच्छे तरीके से उनको फेयरवेल दिया, नहीं देना चाहिए था। ठीक है, मान लिया आप नहीं हटा सकते थे उनको, आप नहीं सैक कर सकते थे जब आपके पास वो आया था, मलिक रियाज आए थे, लेकिन कम अज़ कम आप उनको फेयरवेल देने से इनकार तो कर सकते थे, आप तो वो भी नहीं किया। सो ये जब इक़्तिदार में होते हैं तो सारी चीज़ें बना कर रखते हैं, किसी को ऑफेंड नहीं करना, नाराज़ नहीं करना, इक़्तिदार से वापस आके फिर उनको ज़हीरुल इस्लाम साहब भी याद आ जाते हैं, उनकी तकरीरें भी याद आ जाती हैं, उनके टेपें भी याद आ जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ याद आ जाता है। यही मियाँ साहब का एक स्टाइल है, मैंने तो उनसे यही समझा कि पावर में रहते हैं तो वो इसी तरह की चीज़ें करते हैं, उस वक्त कुछ नहीं करते, बाहर आ जाएं तो फिर वो इसके बाद तकरीरें करते हैं।